हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग घटना चक्र बुक से जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं बिहार पुलिस का कांस्टेबल का, उसको जो है हम लोग सेट वाइज जो है कवर कर रहे हैं। तो आज का जो सेट है वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था 4/10/2020 को, वो सेट, और इसको जो है आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो प्रीवियस सेट जितना भी बना रहे हैं हम लोग, वो किस टाइप का क्वेश्चन जो है लग रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी प्लस आकुल। वी प्लस आकुल जो है क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो यह रचित है मीराबाई के द्वारा। किनके द्वारा रचित है? मीराबाई के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 4th नंबर की ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। क्या हो जाएगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा और डी भी, यानी कि बीरा उठाना और दृढ़ निश्चय करना। ये दोनों के दोनों जो है सही हो जाएगा, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरा का सही अर्थ। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा बहुज्ञ। क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ और इसमें तथ्य दिया हुआ है, जैसे कि जिसने बहुत कुछ देखा हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, बहुदर्शी हो जाएगा। और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द है वह क्या है, बहुरूपिया है। तथा अनेक विषय का ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, बहुश्रुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुश्रुत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है वह है दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर की ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक जो है वह है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल के द्वारा जो है ए बैंड इन द रिवर पुस्तक जो है लिखा गया है। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9 कि लपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अधिक पदत्व। अधिक पदत्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ कि चूज द वन विच इज अपोजिट टू द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो है अपोजिट वर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो इसका सही आंसर। इंटीग्रेशन का मतलब अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है अखंडता, एकीकरण, और इसका अगर विपरीतार्थक पूछा जाए तो वो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, जिसको कि विखंडन या टुकड़े करना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जो है 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 कि कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे। तो इनके जो लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी अन्य कृतियाँ की तो वह है भोर का तारा और पहला राजा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कालाशोक कौन से वंश का शासक था। सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश के शासक थे। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो वह भाषा थी तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है आंध्र प्रदेश के गठन के समय में जोड़ी गई भाषा थी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। पावापुरी जो है, पावापुरी बिहार के किस जिले में? तो वह नालंदा जिले में है। बात की जाए अगर पावापुरी की, तो पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसके अलावा अगर बात की जाए पटेल जी के बारे में, तो वो जो है, इन्हें भारत के एकीकरण के कारण भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 17 नंबर, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो WHO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है भारत का फाइनेंशियल ईयर जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक के जो मुख्यालय वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में रिजर्व बैंक के मुख्यालय है। वहीं अगर RBI की बात की जाए, तो RBI एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है, नेशनलाइजेशन, वह हुआ था 1949 ईस्वी, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त। रीतिमुक्त जो है, रीतिमुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा एकाधिकार। क्या हो जाएगा? एकाधिकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वह बाजार जिसमें किसी भी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग। पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर, वही अगर बात की जाए प्लासी के युद्ध की, तो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के बीच हुआ था। और क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा का क्रय शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? कौन इसमें सार्क का सदस्य है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव जो है वर्तमान में सार्क का सदस्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 से लेकर 15 किलोमीटर। क्या होती है? 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। तो इस सारे ऑप्शन में 8 से 15 कहीं नहीं दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो 28 नंबर क्वेश्चन, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 30 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, सावधान व्यय करने की तत्परता। तो उस हिसाब से इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका बनाना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है बनाना।
उसके बाद जो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन वह है 33 नंबर, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन जो है वह श्रम है। उसके बाद है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर की पेट्रोल किस से मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका लीटर। पेट्रोल किस से मापा जाता है? तो लीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश माना जाता है। उसके बाद वहीं अगर बात की जाए कि भारत चाय का उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद है पोखरन क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का एक नगर। पोखरन क्या है? राजस्थान का एक नगर है और यहाँ पर 1974 में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। ये जो है फैक्ट्स आप लोग याद जरूर रखिएगा कि यहाँ पे 1974 में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? सही आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगालियों का। गोवा में पहला विदेशी शासन किसने किया था? तो वह किया था पुर्तगालियों ने। उसके बाद देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और संविधान का अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में पूंजी का अवमूल्यन होता है, यह कथन जो है सही नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 42 नंबर की राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो यह किया जाता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? पूर्णतः सही आंसर हो जाएगा इसका 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 45 नंबर की भारतीय संसद में कितने सदन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 सदन है। भारतीय संसद में कौन से 2 सदन है? एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। वहीं अगर बात की जाए एक सभा राज्यसभा और लोकसभा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो वह कहलाते थे कैलिको। क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 48, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो वह योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 51 नंबर की कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सही आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो वह कला है गांधार कला। गांधार कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम। नागरिक अधिकार अधिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर नागरिक अधिकार अधिनियम की तो यह 1955 द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया था और भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खाली स्थान भी कहलाती है।
मतलब क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका पेलिन-डावा संधि। क्या हो जाएगा? पेलिन-डावा संधि, यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या हो जाएगा? पेलिन-डावा संधि हो जाएगा, यानी अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पेलिन-डावा संधि भी कहलाती है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर पेलिन-डावा संधि की, तो यह 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे और जुलाई 2009 को प्रभाव में आया था ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 55 में है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार जो है बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और इसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 56 कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन के द्वारा जो है प्रथम बार जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 57, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, जिसको कि रेटिनॉल भी कहा जाता है, उसकी वजह से रतौंधी की बीमारी जो है हो जाती है। बात की जाए कि अगर विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो गाजर, मांस, मछली, हरी सब्जी आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका जेम्स चैडविक। 1932 ईस्वी में जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 कि एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा। वाष्प इंजन जो है उसमें ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन। गुब्बारे में जो है हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस मानी जाती है। नेक्स्ट है 62 नंबर, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। बात की जाए अगर विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर की CWS में कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है कार्यात्मक ग्रुप है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 65 की वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किया स्याही का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? तो वाट हो जाता है। एक HP बराबर कितना हो जाता है? 746 वाट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका पारा जो है इसमें तरल तत्व है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 68 कि मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं, यानी कि कितने चैम्बर पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 4। मानव के हृदय में टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? सही आंसर है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा, इनके पाचन में जो है सहायक होता है सलाइवा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 70 नंबर, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर की बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का जो है सुई लगाया जाता है बच्चों में जन्म के बाद। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 72 नंबर की डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो वो होता है दूध का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, विद्युत चुंबक बनाया जाता है किससे? सही आंसर है नरम लोहे से। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो नरम लोहे से बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का नियम। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम जिस पर संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम, याद रखिएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 76 नंबर, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव, जिसको कि सरफेस टेंशन बोला जाता है, उसी की वजह से जो है बूंदें, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदें कम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है, जिससे वे गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है कि निम्न में से कौन सा तत्व है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हीरा जो है तत्व है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसमें चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन में कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 79 नंबर कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है क्या हो जाएगा? तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। नेक्स्ट है 81 नंबर में कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे का जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 82 नंबर, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2। CnH2n+2 जो है एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। गेहूँ की जड़ें जो है नहीं खाई जाती है, गेहूँ का बीज खाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 84 नंबर की मानव की पसलियाँ खाली जगह के साथ जुड़ी हुई रहती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एस्टर्नम। मानव की पसलियाँ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। बात की जाए अगर मानव की पसलियाँ की, तो मानव की पसलियाँ एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, और मानव में कुल 24 पसलियाँ पाई जाती है, यानी कि 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम का पावर -1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 86 नंबर की न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाए? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? सही आंसर है होम पेज। वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है वह क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। उसके बाद है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा कि निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पारा। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक जो है वह है पारा। यहाँ पे खाली स्थान क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। उसके बाद जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा इसका जो है वह औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ता है। हरित गृह गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का औसत ताप बढ़ता है, और तापमान वृद्धि हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी गैस है? तो वह है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ये था 4/10/2020 का बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे होंगे, और भविष्य में होने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसके दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।